स्टार्ट करते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो हमारी NIOS के DLED का जो कोर्स 502 है उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 502, 504 एंड 507, 502, 504 और 507 ये 3 ब्लॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 10 ब्लॉक्स में से हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? 10 ब्लॉक हैं, 10 कोर्स हैं। 10 में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 3 हैं। हम पहले 502 को करेंगे, उसके बाद 504 करेंगे, उसके बाद 507 करेंगे। तो 502 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 501 में जो पहली यूनिट है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडियन एजुकेशनल जो पीरियड है पूरा, उसमें क्या क्या पॉलिसीज़ आई हैं, सप्रू कमेटी, हार्टोग कमेटी, ये सब इम्पॉर्टेंट है, बट उनसे 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पेडागोजी के लिए मेनली। तो ये हमारा पेडागोजिक प्रोसेसेस जो होते हैं एलिमेंट्री स्कूल में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक 1 है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने और यूनिट्स देख लेते हैं एक बार, जो यूनिट्स हैं वो कितनी हैं। तो जो यूनिट हैं, 3 ब्लॉक हैं इस कोर्स में, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। ब्लॉक 1 आई गेस 4 हैं, लेट मी चेक वेयर हाउ मेनी। हाँ, 4 ब्लॉक हैं इसमें, टोटल 4 ब्लॉक हैं और 16 यूनिट है। 16 यूनिट है हमारे पास। कितने यूनिट्स है? लेट मी गिव मी सेकेंड। तो हमारे पास हैं 16 यूनिट्स। 16 यूनिट्स हैं। 16 यूनिट्स का मतलब हो गया, अगर हम 1 यूनिट अ डे करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ यूनिट बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, बट एवरेज लेके चले तो 1 यूनिट एक दिन करें तो हार्डली हमारे पास 16, या फिर हम रफ जो है वो 20 दिन का आइडियाज़ लेके चलते हैं, और हमारी काफ़ी ज़्यादा पकड़ हो जाएगी इस टॉपिक पे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम अपना पहली यूनिट ब्लॉक 1 की पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग अर्ली स्कूलिंग। इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, तो अब डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, देखो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ से देती हूँ बस इसमें क्या बताया। देखो, इन्होंने बोला एक सिचुएशन दी, एक टीचर है, वो अपने जो प्यूपिल्स हैं उनको पार्ट्स ऑफ प्लांट बताना है। तो क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं रूट, स्टेम, ब्रांच, लीफ, ये सारी चीज़ सारे। पहले वो ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पे भाई फ्लावर बना दिया, ठीक है, उसकी लीफ बना दी, ब्रांच बना दी, ये सारी चीज़ें बना के एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फिर ओकेजनली कभी कभी वो बच्चों से पूछ लेते हैं कि उन्हें समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो कभी कभी जो बच्चा नहीं सुन रहा होता है, इनअटेंटिव स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बुला के पूछ लेते हैं, ठीक है। और दूसरी जो टीचर है वो सीमा टीचर है हमारी, वो भी सेम टॉपिक पढ़ा रही हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट, लेकिन वो क्या करती हैं, वो पहले ही इंस्ट्रक्ट कर देती हैं बच्चों की कि आपको घर से एक प्लांट लेकर आना है, ठीक है, ठीक है, वो सबको बोल देती है। फिर उसके बाद वो बोलती हैं कि वो ग्रुप्स बना देती है 5-5 बच्चों का, और बोलते हैं कि जो 5 जो फिगर है प्लांट के आप देख रहे हो, उसको पीस ऑफ पेपर पे बनाओ, लेबल करो और कलर करो। तो पूरा जो टास्क है यहाँ पर कौन कर रहा है? स्टूडेंट कर रहे हैं। एंड ऑफ द क्लास में टीचर जो है वो बच्चों के मैंगो ट्री या फिर ये सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन भी पूछती है, ठीक है, उसका स्टेम वगैरह का है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2? व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस दैट यू कैन सी हेयर? सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में मेन डिफरेंस ये है, जो सिचुएशन 1 है उसमें हम देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा टीचर सेंट्रिक है, लाइक ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो हमारे सिचुएशन 2 है वो टोटली सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड, क्योंकि इसमें बच्चा ही एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन उसमें टीचर ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे। हाँ देखो, सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों टीचर ने प्लान की एक्टिविटी, दोनों ने कुछ मटेरियल यूज़ किया, एक ने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है, ठीक है, एक ने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है और एक ने क्या किया है, एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस यूज़ किया जो कि रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो जो पहली सिचुएशन है वो टीचरली डोमिनेटेड है पूरी, लेकिन दूसरी वाली में जो है
उसमें स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली इंगेज हैं, दे आर कंस्ट्रक्टिंग देयर ऑन नॉलेज ऑन द बेस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके ओके, दिस इज़ नॉट दैट। हाँ, अब हम पढ़ते हैं लर्निंग प्रोसेस। बच्चे सीखते कैसे हैं, लर्निंग होती क्या है, हाउ डज अ चाइल्ड लर्न, मतलब पूरा हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, पूरा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ बीइंग मॉडिफाइड मोर और लेस परमानेंटली। जो भी हमारे आसपास होता है उससे हमारी जो बिहेवियर है वो लर्न करते हैं हम, तो मॉडिफाई होता है, लेस होता है या टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी जो हम देख रहे हैं, ठीक है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि बिहेवियर जो ओरिजिनेट करे या चेंज करता है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोसीजर से। ये नेचुरल होता है या लैब में भी हो सकता है, जो हम क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह पढ़ेंगे आगे, वो लेबोरेटरी में उसको कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन पर्सनैलिटी होता है, एटीट्यूडनल हो गया, मोटिवेशनल, बिहेवियरल, एक्सपीरियंशियल, ये सारी चीज़ें। अब लर्निंग कैन बी कंसिडर्ड एज रिलेटिवली परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स नेसेसरी टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ, ठीक है। जो हैबिट्स हम सीख रहे हैं, जो नॉलेज हम ले रहे हैं, जो एटीट्यूड ज़रूरी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए, वो हम सीख पा रहे हैं। और लर्निंग जो है वो, एक सेकेंड, लर्निंग जो परमानेंट चेंज भी लाता है पर्सनैलिटी में। अब एक सेकेंड, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्निंग की। लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सबसे पहली बात, जो लर्निंग है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ये चाइल्डहुड यानी फ्रॉम वॉर्म टू टॉम्ब है, ठीक है, हमेशा लर्निंग होती है और आपके डेथ तक ये प्रोसेस चलता है। लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है। फॉर एग्जांपल हर ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ गोल अचीव करने को एस्पायर करता है, वो गोल्स उसे लर्निंग से ही तो अचीव होंगे ना, कोई गोल ही नहीं होगा किसी का तो कोई सीखना भी पसंद नहीं करेगा। तो लर्निंग क्या है, गोल डायरेक्टेड होती है। लर्निंग इंटेंशनल होती है, ठीक है, जो हमने गोल अचीव किया है, अब हम KVS का पढ़ रहे हैं तो लर्निंग इंटेंशनल है ना, हमें ये सीखना है, NIOS पढ़ना है, DLED NIOS की जो करिकुलम है, ये जो बुक्स हैं हमें पढ़नी है, तो ये इंटेंशनल है लर्निंग, कोई हम इंसिडेंटली नहीं सीख रहे हैं। आप इस वीडियो को सर्च करोगे, देखोगे अंत तक, तो आप इंटेंशनली चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या है कि एक किसी को कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है, फिजिकल मेंटल बहुत, ठीक है, माइंड को एक्टिव रहना पड़ेगा, कुछ एक्सपीरियंस गेन करने हैं, वरना कोई लर्निंग होगी ही नहीं। लर्निंग इंडिविजुअलिस्टिक, इसका मतलब है कि एक क्लास है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे जो है वो कम पेस से सीख पाते हैं, कुछ जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है, तो क्या इंडिविजुअलिस्टिक है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ओके ओके, लर्निंग इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लर्निंग करनी है, ठीक है, तो आपको एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ सोचिए कि मैं बुक से टीचिंग करूँ, आप तो नहीं कर पाएंगे, आपको एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आप सिर्फ रूल्स एंड ग्रामर ये सीख ले और किसी से इंटरेक्ट ना करें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, सो विल नॉट बी एबल टू गेट दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वेल स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। सो इसके लिए आपको एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है, यू नो, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है। पहली लर्निंग होती है पॉजिटिव लर्निंग, नेगेटिव लर्निंग, एंड देन थर्ड वन इज न्यूट्रल। तो जो पॉजिटिव होती है इसमें क्या होता है, पॉजिटिव वाली में होता है कि जैसे कि आपको साइकिल चलानी आती है या आपको मैनुअल गाड़ी चलानी आती है, कुछ भी, कल को आप साइकिल से स्कूटी पे शिफ्ट होंगे, आपको बैलेंस तब भी बनाना पड़ेगा। तो वो चीज़ जो आपकी प्रीवियस लर्निंग जो आपकी न्यू लर्निंग में हेल्प करे, दैट इज़ नोन एज द पॉजिटिव लर्निंग। लेकिन प्रीवियस लर्निंग आपने पहले कोई कॉन्सेप्ट सीख रखा है, पहले आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ रखी है फॉर एग्जांपल, लेकिन वो थ्योरी आपको क्लियर नहीं थी, उसका कोई अलग आपको पढ़ा दी गलत शलत, अगली बार फिर आप उसको पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव हो गया,
या फिर आप जब वाइगोस्की की पढ़ रहे हैं तो आपको एक कॉन्फ्लिक्ट अराइव हो गया आपके माइंड में, तो जो प्रीवियस लर्निंग नई लर्निंग होने को रोके तो वो नेगेटिव लर्निंग होगी, और न्यूट्रल होगी कि आपको कार चलाना है और आपको रोटी सीखनी है। तो ये दोनों एक अलग अलग एक्टिविटीज़ है। यहाँ पर आपको अगर रोटी बनानी आती है तो क्या आप कार नहीं चलाना सीख सकते? तो ये कोई बात नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक जेंडर स्टीरियोटाइप होता है कि फीमेल्स को सिर्फ कुक करना आना चाहिए, साइकिल स्कूटी ये सब फीमेल्स को नहीं कर पाती हैं। तो इट्स बेसलेस, क्योंकि ये एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल ट्रांसफ़र है लर्निंग का। रोटी बनाने का, बाइक चलाने, स्कूटी चलाने इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कौन कौन से फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? तो हम पढ़ते हैं, तो पहला है लर्निंग एंड मैच्योरेशन। देखो मैच्योरेशन आपको पता है ग्रोथ से रिलेटेड एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है जो भी चेंजेस जो कि रिलेटिवली हमारे एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो जब आप चलना सीखते हैं, जैसे कि अगर आपको वॉक करना सीखना है तो सिर्फ आपकी इच्छा से काम नहीं चलेगा ना, कि आपकी सिर्फ इच्छा कर रही है आपको वॉक करना सीखना है, तो नहीं, आपको मैच्योरेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेप पे कि आपके पैर ज़मीन पर रख सके, आप थोड़ा बहुत बैलेंस बना सके। ठीक है, तो आपकी मसल्स हैं उनका मूवमेंट जो उनका कोऑर्डिनेशन बने, मैच्योरेशनल डेवलपमेंट उनका हो, तभी आप सीख पाएंगे ना। ठीक है, और आपकी मैच्योरेशन है, आप चलना सीख सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जो भी उसको चाहिए, आपको इंटरेक्शन नहीं कर रहे उतने ज़्यादा, तो आप नहीं चल पाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको लर्निंग के लिए मैच्योरेशन की भी ज़रूरत है, मैच्योरेशन की भी ज़रूरत है, और किस चीज़ की ज़रूरत है? एनवायरनमेंट की, दोनों की ज़रूरत है आपको। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ओके, रेडीनेस टू लर्न, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में तो बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम लेटिंग यू नो समथिंग राइट नाउ, तो अगर आप रेडी नहीं है इस चीज़ को सुनने के लिए, ठीक है, तो अगर पीपल नॉन अटेंटिव होगा, वो रेडी ही नहीं है कुछ सीखने के लिए, तो आप नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टूडेंट को अपनी जो भी हम टीचिंग कर रहे हैं उसमें इंगेज करने के लिए हमें उसको रेडी करना पड़ेगा, और उसी के लिए वो जो इंट्रोडक्शन होता है ना, पीपल टीचर क्वेश्चंस होता है, प्रोबिंग क्वेश्चन मेथड होता है, आप स्टोरी टेलिंग मेथड होता है, ताकि प्रायर नॉलेज से जो आप चैप्टर पढ़ाओगे उससे कनेक्ट करने के लिए जो भी आप मेथड अपनाते हैं, बहुत सारे होते हैं, या फिर आप फ्लैश कार्ड दिखा के कुछ भी बच्चों को रिलेट करें, चार्ट दिखाएं, वीडियो दिखाएं, कुछ भी, तो जब आप उसको कनेक्ट करते हैं, रेडीनेस टू लर्न, तो आप उसको रेडी ही तो कर रहे हैं कि आपको लर्न करना है, तो रेडीनेस टू लर्न इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट है एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है लर्निंग एनवायरनमेंट। अभी मैं आपको मैच्योरेशन के साथ ही बता चुकी हूँ कि आपको बच्चे को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एजुकेशन इन स्कूल टू बी इफेक्टिव द एनवायरनमेंट नीड्स टू बी कंड्यूसिव टू लर्निंग। कंड्यूसिव टू लर्निंग होना चाहिए, बच्चों को स्पेस मिले, टाइम टू इंटरेक्ट मिले, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के दौरान ही मिले। ठीक है, ओके, अब ये सब तो एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपको बताया गया है कि क्यों ज़रूरी है। अब चलिए, अब अगला है लर्निंग एंड मोटिवेशन। देखो लर्निंग एंड मोटिवेशन क्या, मोटिवेशन आपको सबसे पहले चीज़ पता है कि लर्निंग का मोटिवेशन से क्या ताल्लुक है। अगर आप अभी KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर वैकेंसी नहीं आती है बहुत टाइम तक, तो आप मोटिवेटेड फील नहीं करते और आपकी लर्निंग भी स्टैग्नेट हो जाती है कहीं ना कहीं, विच इज़ वेरी बेसिक, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग द इनफ ड्राइव कि आप उस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, तो आपको ड्राइव नहीं मिलती, इसीलिए आप लर्न नहीं कर पाते हैं। तो लर्निंग और मोटिवेशन जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, अब अगर बात करें मोटिवेशन की, सो मोटिवेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। अब वो टाइप्स कौन से हैं? पहला इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो ड्राइव या फिर वो इंटरेस्ट या वो एंजॉयमेंट किसी भी टास्क को करने में जो आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, ना कि कोई आपको बाहर से बोल रहे हैं, सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल प्रेशर के तहत। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेस्ड होता है किसी भी एक्टिविटी में आप कोई प्लेजर लेते हैं, ना कि सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड के तहत। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स दे वांट ए गवर्नमेंट जॉब नॉट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, दे स्टार्ट प्रिपरेशन
for government job because they want an external reward and which is they want power, they want money. तो वो उनके लिए एक रिवॉर्ड का काम करता है. एंड दिस इज द रीज़न जो हायर पोस्ट होती है उन पे सिर्फ आप रिवॉर्ड के तहत नहीं पढ़ सकते हैं. यू नीड टू हैव अ इंट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ. ओके, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप साइंस या मैथ में आपको कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है तो वो आपको प्लेजर देगा. ठीक है, तो अगर आप उसको कर रहे हैं तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में. लेकिन आपको टीचर ने बोल दिया कि जो भी प्रोजेक्ट करेगा ना बेस्ट उसको मतलब चॉकलेट मिलेगा या फिर कुछ भी मिलेगा, तो आप अगर उस रिवॉर्ड के तहत काम कर रहे हैं तो फिर आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. ये बहुत छोटे बच्चों के लिए काम करता है क्योंकि बड़े बच्चे इसका एल्गोरिदम समझ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि एक चॉकलेट एक 15 साल के बच्चे के लिए उतना मायने नहीं रखेगी जो कि एक 5 से 6 7 7 8 साल के बच्चे के लिए रखेगी. ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? ये होता है कि आपको कोई बाहर से मोटिवेशन दे रहा है, आप किसी एक्सटर्नल प्रेशर पे रिलाई कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल दिया इन्होंने, एक स्टूडेंट है वो होमवर्क सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि उसको पेरेंटल डिससेटिस्फेक्शन ना हो. ठीक है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं उनको, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स का डर है, फियर है, इसीलिए वो करते हैं. ठीक है, अपने पेरेंट्स के डर से बचने के लिए, पिटाई से बचने के लिए वो होमवर्क करते हैं. तो ये ठीक है. अब कॉमन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन से? जैसे मनी और ग्रेड्स हो गया, ये कॉमन है. पेरेंट्स और टीचर जो है वो भी अपने बच्चे को सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है किसी भी टास्क का तो वो भी रिवॉर्ड करते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन. अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं. ओके, अब देखो. ओके, इसमें भी वही बताया हुआ है. इट्स ऑल अबाउट लाइक मोटिवेशन, या फिर आप बच्चे को कैसे बोल सकते हैं कि क्लोज योर आई, स्टैंड अप, या कुछ भी. अच्छा, अगर बच्चा नहीं बोल रहा है, बच्चा कुछ भी बोल रहा है, थोड़ा बहुत बोल रहा है लेकिन बोल रहा है, तो आप उसको तारीफ़ करें. ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे. एक सेकेंड, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग पढ़ चुके हैं. एक मिनट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे हाउ चिल्ड्रन लर्न. बच्चे सीखते कैसे हैं, कैसे सीखते हैं बच्चे? तो पहला जो प्रोसेस है वो है इमिटेशन. बच्चे इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं. ठीक है, बहुत अच्छा. गिव मी ओके, बैक अगेन. इमिटेशन आपको पता है कि नकल करना, किसी चीज़ का अनुकरण करना, किसी को कॉपी करना. तो इमिटेशन इज कॉपिंग और रिप्रोड्यूसिंग अदर्स एक्शंस और बिहेवियर. ये इमिटेशन होता है. ठीक है, हम कोई भी इंसान है वो हर किसी को, जो उसके राह चलते को किसी को भी वो इमिटेट नहीं करता है, वो चूज़ करता है कॉन्शियसली. ठीक है, ये उसके बिहेवियर्स को, उसके एक्शंस को, तब वो उसको फॉलो करता है. ठीक है, ओके. अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 तरीके के मॉडल्स होते हैं जिनको हम, मॉडल्स क्या होते हैं? एक पर्सन जो कि इमिटेशन को, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो इमिटेशन कर रहा है, मैं इमिटेशन कर रही हूँ किसी को देखकर, तो वो मेरा मॉडल है. तो हम एक मॉडल चूज़ करते हैं सबसे पहले. वो मॉडल कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स, सिबलिंग, कोई मूवी का हीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, हो सकता है कि हमारा उस मॉडल से डायरेक्ट कनेक्शन हो, इनडायरेक्ट कनेक्शन हो, हम किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो उसको हम अपना मॉडल बोल देते हैं. ठीक है, ओके. तो हमारे पास जैसे कि गांधी जी, नेहरू जी, मदर टेरेसा, श्री राम, श्री कृष्ण, मीराबाई. ठीक है, ये सब जो कैरेक्टर्स हैं, इनको हम बोलते हैं सिंबॉलिक मॉडल्स. क्यों? क्योंकि इनका हमसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया था, वो सिंबल बन चुके हैं, तो उनको हम बोलते हैं सिंबॉलिक मॉडल्स. ठीक है, लेकिन जिनसे हमारी जान पहचान नहीं है, लेकिन सिबलिंग, पेरेंट्स, टीचर, प्रोजेक्ट बिफोर द चाइल्ड, वेल नोन पर्सन्स ऑफ एमिनेंस, उनको हम बोलते हैं रियली एग्जाम्पलरी. और इमिटेशंस को स्ट्रेंथन करने के 3 तरीके हैं. पहला है कि डायरेक्ट किसी को फ्रीज या इंसेंटिव दे दो कि वो लता मंगेशकर की तरह गाती है, वाओ व्हाट अ शॉट यू हैव प्लेड. ठीक है, सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस हो किसी चीज़ के. ठीक है, उसके बाद अगर एक बच्चा है छोटा, वो अपनी मम्मा को, उसको दूध चाहिए तो दूध कर रहा है,
ठीक है, और उसकी माँ उसको कहने का तो उसको मिल्क दे रही है, तो वो उसके सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस है। तो अब जब भी उसको भूख लगेगी ही और शी विल स्टे, वो सेम वर्ड कहेंगे। अब ये वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, ये थोड़ा समझ लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एक चिल्ड्रन जो बिहेव करता है दूसरों को देख के, ऑब्जर्व करके, ठीक है, उसका कोई उसको इंसेंटिव नहीं मिलता, ना कोई उसका कोई कॉन्सिक्वेंस मिलता है। ये सिर्फ इस लॉजिक पर डिपेंड करता है कि दूसरे भी कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, शायद दूसरों को इससे कोई फ़ायदा मिल रहा होगा इसीलिए मैं भी करूँगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कोई ब्रांड या कॉस्मेटिक को चूज़ कर लेना। क्यों? क्योंकि सब उस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आजकल अगर हम बात करें तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे हम कितना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपनी लाइफ में, वो एक वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट है। हम स्किन जो ट्रीटमेंट है या फिर हम स्किन केयर है वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड को इसीलिए पढ़, हम स्नैपचैट इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि सब लोग चला रहे हैं, हमारा उससे कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। सब रील्स बना रहे हैं इसीलिए हम रील्स बना रहे हैं, हमारा उसमें पर्सनल कोई डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं है, इनडायरेक्ट इंसेंटिव नहीं है, नहीं, बस दूसरे कर रहे हैं इसलिए हमें वो चीज़ करनी है। तो वो हो जाएगी हमारी वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। ओके, ग्रेट। सो अब हम चलते हैं आगे। इफेक्ट्स ऑफ इमिटेशन क्या है? देखो, इमिटेशन आपको पता है नथिंग बट अ कॉपिंग द बिहेवियर ऑफ ए मॉडल। अगर हम देखें तो इमिटेटिंग बिहेवियर के 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है मॉडलिंग इफेक्ट, इनहिबिटरी और डिसइनहिबिटरी, ये एक ही में आ जाएगा, और इलिसिटिंग इफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडलिंग इफेक्ट। मॉडलिंग इफेक्ट इज़ नथिंग, बस कि आपने किसी नए बिहेवियर को एक्वायर कर लिया, ठीक है, किसी को देख के, तो वो हो गया हमारा मॉडलिंग इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट कंसर्न होता है कि आप कोई बिहेवियर जो है उसको करना बंद कर देंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी मॉडल को उस चीज़ की सज़ा मिल रही है करने से, तो आप उस बिहेवियर को करना बंद कर देंगे, वो हो जाएगा इनहिबिटरी। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि किसी इंसान को कोई बिहेवियर करने से कोई रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, उसको हम बोल देंगे डिसइनहिबिटरी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट है इलिसिटिंग बिहेवियर। एक सेकेंड इलिसिटिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। इलिसिटिंग इफेक्ट क्या होता है? Eliciting effect is related to the response of the model, not to his behavioral characteristic। बस एक मास बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान सिर्फ इसीलिए क्लैपिंग कर रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे कि मैच देखने जाते हैं सब लोग क्लैप करते हैं तो सब क्लैप करते हैं, तो कोई आप उसको नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन मास बिहेवियर हो रहा है इसीलिए आप उस चीज़ को कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इलिसिटिंग बिहेवियर, जो कि इलिसिटिंग इफेक्ट जो होता है उसका मास बिहेवियर होता है, इलस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब आपको बीइंग अ टीचर आप क्या कर सकते हैं? ट्राई टू बी ए मॉडल ऑफ इमिटेशन फॉर योर स्टूडेंट। ठीक है, इसके अलावा पॉजिटिव बिहेवियर आप करें जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपके पॉजिटिव बिहेवियर को कॉपी करें। अभी हम कर रहे थे बच्चे सीखते कैसे, तो हमने पहला पॉइंट सीखा था इमिटेशन पहला इमिटेशन, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एक लर्निंग को ही, ये किसने दी थी अगर हम बात करें तो? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग गिवन बाय बेंड्यूरा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है? इसको वाइकेरियस लर्निंग भी कहते हैं, सोशल लर्निंग, मॉडलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, इमिटेशन से अलग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सोचते हैं, जज करते हैं, सिर्फ कॉपी नहीं करते हैं बस दूसरे को लिए अच्छा है तो हम भी करेंगे, नहीं। ठीक है, तो इसमें हम सोचेंगे। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इमिटेशन इन विच द बिहेवियर कॉपीज और रिप्रोड्यूस द बिहेवियर ऑफ द मॉडल। लेकिन ऑब्जर्वेशनल में हम सोचेंगे, जज करेंगे, सीखेंगे कि सिर्फ उसके एक्शंस कैसे होंगे, उसके मतलब प्लस एंड माइनस देख के करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द मॉडल्स बिहेवियर बट डेवलपिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन ऑब्जर्व बिहेवियर। जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे कि कोई इंसान है हमें देख रहा है, भाई वो बहुत ना एक टॉपिक को ना 10 बार पढ़ता है, तो हम भी 10 बार पढ़ने लग जाएंगे? नहीं, हमारी कुछ प्रतिभाएं हैं, क्या पता हमें 3 बार में ही याद हो जाता हो, तो हम क्यों करेंगे? तो हम बस दूसरे को देख रहे हैं लेकिन उसका सोच समझ के अपना कर रहे हैं, उसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन।
मैंने बता चुकी हूँ कि ये बंड्यूरा ने दी थी। अब हम पढ़ते हैं कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी इसको बोलते हैं। अब बंड्यूरा ने बोला था कि अटेंशन प्रोसेस, सबसे पहली चीज़, हम टोटल बिहेवियर के मॉडल को नहीं इमिटेट करते हैं। कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट होते हैं जो हमें सीखने होते हैं, हम सिर्फ उसी को फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा है, वो गुड हैंड राइटिंग में लिखना देख रहा है, अपने किसी बच्चे को, टीचर को, जिस तरीके से पेन पकड़ रही है, अपने फिंगर्स मूव कर रही है, कैपिटल लेटर्स का भी यूज़ कर रही है, ठीक है, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता कि टीचर ने किस कलर का ड्रेस पहना है, कौन सा पेन लिया है, ठीक है। तो आप अटेंशन देंगे सबसे पहले। फिर रिटेंशन प्रोसेस में आता है एबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। रिटेंशन कुछ फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, वाइटल है, आपको रिटेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। बंड्यूरा ने सजेस्ट किया था कि बेस्ट वे किसी भी मॉडल से लर्न करने का इज़ टू ऑर्गेनाइज एंड रिहर्स द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। उसको आप करो तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तीसरा है मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, जो भी आपने बिहेवियर को देख लिया, अपने दिमाग में उसको रिटेन कर लिया, अब उस बिहेवियर को आप रिहर्सल करेंगे थ्रू विजुअल इमेजेस, ठीक है, उस बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने फिजिकल एक्शंस में, ठीक है। उसके लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होगी किस चीज़ की, जो भी एक्शन उसने की है वो भी करेंगे। और दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, अगर किसी को बैट्समैन बनना है तेंदुलकर की तरह, तो पहले बात तो उसके पास कोई फिजिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कोई बहुत कमज़ोर है तो वो कितना ही रिहर्सल करे वो नहीं बन सकता तेंदुलकर, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें होनी चाहिए ना आपके पास। और सेकंड एस्पेक्ट हो जाएगा कि आपको जो ऑब्जर्व बिहेवियर है उसको एक्चुअली प्रैक्टिस और सीक्वेंस ऑफ एक्शन से यानी ड्रिलिंग करनी है बहुत तगड़ी, जिससे कि आप उसको कर पाएंगे। और मोटिवेशनल प्रोसेस तो आप सबको पता है ये किससे छिपा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऊपर लिखी हुई बातों को सिर्फ इनमें समझ लो। पहले तो ऑब्जर्वर को अटेंशन देनी पड़ेगी, फिर जो ऑब्जर्वर है उसको रिप्रेजेंट करने का पड़ेगा, ऑब्जर्व बिहेवियर को स्टोर करना पड़ेगा अपने दिमाग में, रिहर्स करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको जो रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑब्जर्वेंट का बिहेवियर अपनी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार, फिर उसके बाद उसको मोटिवेशनल कंडीशंस के अंदर उस लर्न बिहेवियर को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आते हैं थर्ड, हम पढ़ेंगे, 2 पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन। थर्ड है ट्रायल एंड एरर। इज़ द क्लास गोइंग टू लॉन्ग? ओके, 3 मिनट और पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, ट्रायल एंड एरर जो है ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, जिसको पेन प्लेजर थ्योरी भी कहते हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी, मोस्टली कैट्स पे हुई थी। एक कैट है, उसको रख दिया था पिंजरे के अंदर और वहीं पर एक लीवर था जिसको वो दबाती तो बाहर जो टंगी हुई फिश है वो उसको मिल जाती, लेकिन उसको बहुत ट्रायल एंड एरर करने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। पहले उसने कहीं कहीं दबाया, फिर आखिर में दबाया, फिर उसको दूसरी बार कम टाइम लगा, तीसरी बार कम टाइम मिला, फिर बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अगली बार जैसे ही उसको पिंजरे में रखा गया उसने झट से उस लीवर को दबा दिया और बिल्ली वो पिंजरे के अंदर आ गई। तो ये डिपेंड करता है। तो इसी पे बेस E.L. थॉर्नडाइक ने ना लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो बेसिकली 3 लॉज हैं प्राइमरी। एक्सरसाइज के मतलब होता है कि रिपीटेशन करना पड़ेगा आप उस एक्टिविटी का। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ा दूं और आप इसको एनाइस की बुक से नहीं पढ़ेंगे तो यू माइट एंड अप कि आप इसका पूरा इसको समझ नहीं पाएंगे, आपको याद नहीं रह पाएगा लंबे समय तक। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज मस्ट। दूसरा, लॉ ऑफ इफेक्ट, जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको आप कहीं यूज़ करें। लॉ ऑफ रेडीनेस आपको चाहिए। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी। अब ये बता देती हूँ, थॉर्नडाइक जो है उनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। रेडिकल बिहेवियरिस्ट की बात करें तो स्किनर है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करें तो पियाजे हैं, ठीक है। कल हम करेंगे पार्टिसिपेशन और डूइंग से। आई होप यू लाइक दिस। और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, नो वरीज एट ऑल। तब तक पढ़ते रहिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।